कौन सा वाला पॉइंट? सर वॉइड टेबल में राइट। राइट्स, ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं। देखो सब लोग निकाल लो, पेज नंबर कौन सा है ये? हाँ, पेज नंबर है 1.8। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा आगे प्रियांशु, आगे चलो, बढ़िया, गुड। भाई अभी कर रहा हूँ, एक बंदे को और ले रहा हूँ। तो देखो इसमें मैं एक बंदा और ले रहा हूँ, एक सेकंड रुको। कौन बोल रहा है ये? किसकी आवाज आ रही है पीछे से? ये संस्कृत की, अच्छा चलो। देखो मैं एक बार फिर से, हाँ मैं एक बार जरा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पॉइंट को फोकस किया है जिसका नाम है वैलिडिटी या इनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, तो जिसमें हमने पढ़ा कि जो फुल्ली इनफोर्सेबल हो जाते हैं दे आर नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो इनफोर्सेबल नहीं होते वो वॉइड है। अब इनफोर्सेबल क्यों नहीं होते, तो हमने पढ़ा था कि या तो वो फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग उनके अंदर कमी है, इसलिए वो इनफोर्सेबल है ही नहीं, और उन्हें हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। और हमने फिर दूसरा पढ़ा था कि उनकी इन्फोर्सबिलिटी सीज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस, तो हमने पढ़ा था उनको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट इन बोथ ऑफ द केसेस कोई राइट्स, कोई ड्यूटीज नहीं होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, वॉइड बाय लॉ हुआ है। एक एग्जाम्पल है आर वर्सेस डेविसन का केस, रियल स्टोरी है, जिसमें एक सिंगर को एक परफॉर्मेंस के लिए अपॉइंट किया, मतलब सिंपल सी बात, एग्रीमेंट हुआ और उसको सिंगिंग करनी थी, लेकिन परफॉर्मेंस से एक दिन पहले अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि वो सिंगिंग नहीं कर पाती। तो ऐसे में परफॉर्मेंस फ्लॉप हो गई, साथ ही साथ जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले थे उनका नुकसान भी हुआ। तो क्वेश्चन ये था कि क्या अगले दिन परफॉर्मेंस के टाइम पे उस सिंगर को प्रेशराइज किया जाए कि भाई आपने तो डील की है, बिजनेस डील है, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, आपको तो ये डील परफॉर्म करनी पड़ेगी, एनी हाउ परफॉर्म करो, हमें नहीं पता कैसा होना चाहिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि सिंगर परफॉर्मेंस से एक दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई, और वो इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, और पर जो ऑर्गेनाइजर का नुकसान हुआ है, तो क्या ऑर्गेनाइजर का नुकसान वो सिंगर भरे, या किसी भी हालात में जाकर के वो सिंगिंग या अपनी परफॉर्मेंस दे? कोई एक रिप्लाई दो। सर नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा फिर, क्यों खत्म हुआ? क्योंकि सर उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, पहले से और डिसाइडेड नहीं था ये। बिल्कुल ये नेचुरल है, नेचुरल, जिसे आप एक्ट ऑफ गॉड बोल देते हो आज की डेट में, जब से अक्षय कुमार की मूवी आ गई थी तब से लोग एक्ट ऑफ गॉड को लोग ज्यादा जानने लगे हैं। तो ये नेचुरल इंसिडेंट है, हाँ नेचुरल इंसिडेंट है, और इसमें आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। यानी आप सिंगर को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस दे, तो जो नुकसान हुआ उस नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसी की नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो लेडी नुकसान यानी सिंगर नुकसान क्यों भरे? क्योंकि नेचुरल था, और ऑर्गेनाइजर के साथ एक्ट ऑफ गॉड जैसी सिचुएशन होगी। हाँ, उसको इतना है कि सिंगर ने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो सिंगर को उसका जो रेम्युनरेशन है वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है कि क्या सिंगर, मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था, क्या सिंगर क्लेम कर सकती है कि भाई मैं तो परफॉर्मेंस के लिए रेडी थी, बट मेरे साथ ऐसा हो गया, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, नेचुरल था, तो मेरा तो दिन खराब हुआ, मेरी सिंगिंग की तो का जो चार्ज बनता है वो उतार दो, आपकी वजह से मैंने कहीं और एंगेज नहीं किया था अपने आप को? क्या ऐसा कोई राइट मिल सकता है? नो सर। ठीक है, सेम परफॉर्मर का भी क्या, कि उसने पैसा खर्च किया है, उसका नुकसान जो हुआ है, क्या वो उसको क्लेम करने का राइट रखता है उस सिंगर से? नो सर। तो बस एक बहुत सिंपल सी बात याद रखना कि जब
no party is at fault, no party is at fault, then there is no rights, no liabilities because the contract is void. ठीक है, और voidable की सिचुएशन में हम वापस चलते हैं उसको यार आज समझाने। तुम लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। किसको डिस्टर्ब कर दिया? अरे सही किसको बता रही हूँ मैं, अब मेरी वीडियो शुरू हुई है अब बहुत देर बाद और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर म्यूट कर दीजिए, किसी तब का शायद भी- माइक ऑन है। मैं हाँ वही देख रहा हूँ कि किसका ये शायद मुझे इशिता लग रही है, उसी को उसकी शक्ल पे लगता है कि जैसे उसे गुस्सा आता है बहुत जल्दी। इशिता सुन रही हो? सर मेरा म्यूट था। अच्छा तुम थी। मैं नहीं थी। हाँ भाई देखो एक मिनट किसका जरा मेरा इसमें अब तो सबने म्यूट कर लिया, अब तो पहले सब हो गए, पकड़ में नहीं आया कौन था। चलो खैर कोई नहीं। हाँ जी, तो एक और एग्जांपल देता हूँ। चलो फिर आज जो है इसका अदिति बंसल का एग्जांपल देते हैं। अदिति बर्थडे कब है? सर 12 में। 12 मई यानी आने वाला है। ठीक है, तो पार्टी मिलेगी ना हमें? यस सर, लॉकडाउन खुल गया तो। हाँ थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन को सब भूल जाओ, और इस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे लिए कि सपोज कि अदिति के पापा ने 12 मई को फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और फंक्शन में सबको इनविटेशन मिला है, ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और मिठाई बनेगी, सबको पता है प्रोग्राम जब ऐसा होता है तो स्वीट्स तो बनती है, तो लेकिन जो रसगुल्ले बनेंगे वो 12 मई को बनेंगे या 11 मई को बनेंगे या अभी से बनवा के रख लें अदिति? सर 11 या 12 को बनेंगे। क्यों? सर क्योंकि फिर वो फ्रेश रहेंगे वरना वो खराब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी खराब हो सकता है और वैसे भी गर्मियां बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में अच्छा स्वीट्स बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? सर शुगर। शुगर, बिल्कुल सही आंसर, शुगर। तो सपोज अब यहीं से लेते हैं कि अब तुमने बोला मैंने नहीं बोला अदिति, या तो 12 तारीख को रसगुल्ले बनेंगे या 11 को बनेंगे, बस इससे ज्यादा पहले नहीं बनेंगे। तो शॉपकीपर से प्लान हुआ, बात हुई, डील फाइनल हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे समझो कि वो 10 तारीख को या 11 तारीख को मतलब शुगर दे। दो सिचुएशन अलग अलग कर देते हैं। एक तो आज डेट है 1 मई कि 5 तारीख तक वो 1 क्विंटल शुगर प्रोवाइड कर दे, क्योंकि 12 मई को बेटी का जन्मदिन है और उसके लिए रसगुल्ले बनने हैं। एक सिचुएशन नंबर 2, प्लान ये हुआ कि प्रोग्राम तो रात का है, दिन में ही रसगुल्ले बनवा लेंगे 12 को, और डिसाइड हुआ कि 11 तारीख की शाम तक शुगर हर हाल में वो सप्लाई कर दे, 4-5 बजे तक तो कर दे। ठीक है, दोनों केस में कोई डाउट तो नहीं है ना? अब दोनों ही केस में क्या होता है, वो एक दिन डिले कर देता है सप्लायर, तो क्या होगा? सर पहले केस में तो कुछ नहीं होगा, मतलब डिले हो भी जाता है तो टाइम से That फिर भी doesn't बन matter। जाएगा। हाँ मतलब यानी आपकी बात को मानता हूँ कि ठीक है 5 की बजाय 6 को भी चला गया, 7 को भी चला गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका यूज जो था वो 12 तारीख की सुबह होना था। और सिचुएशन नंबर 2 में ये था कि वो शुगर 11 तारीख की शाम तक पहुंचनी चाहिए थी, अब वो एक दिन डिले हो रही है, तो 12 की शाम को पहुंचेगी शुगर, आपका स्वीट्स का पूरा प्लान फ्लॉप, खराब हो जाएगा। तो अब बताओ क्या करना चाहिए? पहले वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं बता दे रहा हूँ, और ये सारे बच्चे याद रखेंगे। हम आगे एक टॉपिक आएगा कि टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे मैं ये एग्जांपल भी दे सकते याद दिलाऊंगा। तो अगर टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है, 1 दिन 2 दिन डिले हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो क्या हो सकता है कि 5 तारीख को शुगर मार्केट में 30 रुपए केजी थी और 6 तारीख को जब उसने शुगर सप्लाई की तो 2 रुपए 3 रुपए प्राइस इंक्रीज हो गए, तो दैट कैन बी मैनेज्ड।
बट बायर कह दे कि नहीं आपने डिले कर दी, आई कांट एक्सेप्ट, ये नहीं कह सकता, ही हैज टू एक्सेप्ट। रीजन कि थोड़ी बहुत देर तो चल जाती है, और ये देर ऐसी है, इसीलिए मैंने पूरी स्टोरी बता दी कि स्टोरी का बैकग्राउंड से आपको लग जाएगा कि उसमें डिले से कोई फर्क नहीं पड़ा। बट सेकंड केस में 24 आवर्स की डिले ने पूरा प्रोग्राम चौपट कर दिया। अब अगर वो शुगर लेके आपके घर पहुंचता है तो द कॉन्ट्रैक्ट इज void वॉइडेबल। यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा क्या voidable बोलेंगे, वॉइडेबल, क्योंकि अब पापा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शुगर रिजेक्ट कर दे या पापा के ऊपर करता है कि कह दे कि ठीक है रख दो, 2 दिन बाद पापा का खुद का बर्थडे है, बोले उस दिन भी हम रसगुल्ले कॉलोनी में बंटवा देंगे, तो इस्तेमाल हो जाएगी चीनी। बात समझिए, जिस क्वेश्चन किसने पूछा था, किस बच्चे ने, पीयूष। पीयूष। हाँ तो पीयूष, इतने तो क्लियर हो गया ना कि अब वॉइडेबल में क्या सिचुएशन है। यस सर। कि अब 2 पार्टी थी, अदिति के पापा और सेलर। अदिति के पापा एग्रीड हो गए जब डिले परफॉर्मेंस हुई, बट ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे जितने भी बिजनेस डील है जो रिजॉल्व हो सकते हैं आपस में बैठ करके, पॉजिटिव रिजोल्यूशन पास हो नेगेटिव हो दैट डजंट मैटर, द मेन थिंग इज कि ठीक है गलती हो चुकी है, स्टिल वी कैन डिसाइड कि आइदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। तो इसे हम बोलते हैं वॉइडेबल। अब यहीं पे बात आती है कि पापा के पास एक राइट अवेलेबल हो गया, यानी अदिति के पापा के पास एक राइट है, और वो राइट क्या है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर ले। ठीक है, तो ये राइट की बात आ जाती है वॉइडेबल में। लेकिन अगर ये वॉइड होता, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था सिंगर वाला, तो वहां पर क्या सेलर को, उसका सिंगर के पास राइट था कोई, तो नो। क्या ऑर्गेनाइजर के पास कोई राइट था, नो, क्योंकि ये नेचुरल एक रीजन की वजह से ये इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई थी, तो यहाँ पर कोई क्लेम नहीं बनता। ठीक है ना। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल में जाना है तो मैं एक चीज और बता दूं। कभी स्कूल जाने का मन कभी हुआ होगा तुम्हारा कि आज ना जाएं, और मम्मी पापा पीछे पड़े, बेटे उठो टाइम हो गया स्कूल जाना है। तो बच्चे क्या करते, जैसे टीवी पे एक ऐड आया था, वो मैंने देखा कि एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से पूछा कि आज चलो बड़ा अच्छा है बताओ, तो वाइफ बोलती है कि आज मूड अच्छा, तो एक काम करो चलो माइक मेरे घर चलो, मेरे यानी कि मायके चलो। तो जैसे उसने मायके का नाम जिक्र किया, बोले अरे मेरी तो तबीयत खराब है। बोले तब तक वो वाइफ शायद कुछ कपड़े टांगने बाहर जाती है, इतनी देर में क्या करता है थर्मामीटर निकालता है और चाय के कप में डुबो देता है, और वो जैसे वापस आती, बोले हाँ बताओ चले आज मायके। बोले नहीं मुझे तो बहुत तेज बुखार है, देखो 105 डिग्री, क्योंकि वो जो टेम्परेचर था वो किसका था, चाय का। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई, यहाँ पर अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, वो जो सिंगर है, उस सिंगर ने, उसकी नेचुरली मतलब तबीयत खराब हुई थी, अगर उस सिंगर ने नोइंगली रात में खूब आइसक्रीम खाई होती और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया होता, और फिर गरम गरम दूध और चाय, और तो गला खराब होना ही था। और ऐसा आपको पता है कि नेक्स्ट डे आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करना होता है। आपने नोइंगली ऐसा किया है तो कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है क्योंकि अब तो तबीयत उसकी खराब हो चुकी है। ठीक है, अब गाना वो गाएगी तो कैसी आवाज निकलेगी पुराने जमाने की, जैसे आज बढ़िया से जो सोनू निगम की आवाज आती है सुरीली सी, कैसी आएगी आवाज, भारी सी। तो ऐसे में परफॉर्मेंस तो फ्लॉप होनी है। बट यहाँ पर ये इम्पॉसिबिलिटी दैट वाज क्रिएटेड, पीयूष याद रखना कि इट दिस इम्पॉसिबिलिटी वाज क्रिएटेड, और जब आप इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट करोगे तो लॉ आपके ऊपर लायबिलिटी फिक्स कर देगा। ओके सर। ठीक है, हाँ बस लेकिन ये याद रखना कि वैसे कोई जनरल केस में देयर इज नो राइट, देयर इज नो लायबिलिटी। ठीक है, वॉइड के केस में, बट वॉइडेबल के केस में aggrieved party has a right to resign the contract. Resign means to withdraw, to cancel the contract. ठीक है ना। यस सर। आगे बढ़े। यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं।
अभी बस एक छोटा सा, मुझे एक जवाब दो, सारे बच्चे जवाब देंगे। एक बच्चे को, एक माइनर बच्चे को, वैसे कल अगर किसी ने फेसबुक पे वीडियो देखा होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक वीडियो मुझे भी दिखाई पड़ा कि पेरेंट्स ने अब जैसे मतलब जो इशिता के पापा या मम्मी बोले कि बेटी तुझे पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, चाहे लॉकडाउन हो पढ़ना है, हमें नहीं पता, जाओ इंस्टीट्यूट जाओ। तो ऐसे ही भाई कोई दिल पे ना ले, मेरी आदत है एग्जाम्पल देने की, और मैं हाँ तो इसलिए कोई दिल पे ना ले, और मतलब एग्जाम्पल देने के पीछे, तुम्हारा नाम इंक्लूड करने के पीछे एक ही रीजन होता है कि शायद ये कंसेप्ट याद रहे ना रहे, बट अदिति को अपना बर्थडे और चीनी की सप्लाई जरूर याद रह जाएगी, तो वो मतलब बॉय लेवल को समझ सकती है। और ऐसे प्रियांशु तो अभी हमारे इस पूरे मतलब उसमें कई बार इस्तेमाल हो चुके हैं, तो मतलब ऐसे कैरेक्टर्स यूज हो चुके हैं, तो इसलिए कोई भी किसी को बुरा लगे तो मुझे बता दें कि सर आप मेरा नाम प्लीज मत लेना, ठीक है। और बाकी आप एंजॉय करो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। तो मैं जो बता रहा था कि हाँ वो वीडियो, तो एक बच्चे को उसके मम्मी पापा ने उसे जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया है। वो बच्चा ट्यूशन पढ़ने की बजाय पुलिस स्टेशन चला गया और वहां से पुलिस उसको लेके आया, बोले ये रहे मेरे मम्मी पापा, इन्होंने जबरदस्ती भेजा है। तो पुलिस वो इसी का वीडियो था कि पुलिस वालों ने वीडियो बनाया और फिर झाड़ लगाई है मम्मी पापा की, बोले क्या तरीका है, लॉकडाउन में बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हो पढ़ने के लिए, घर से बाहर भेज रहे हो, क्या कोरोना का डर नहीं है तुम्हारे को, अपने बच्चे से प्रेम नहीं है। लेकिन तुम्हारे सबके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं कि उन्हें कोरोना का डर है, इंस्टीट्यूट नहीं भेजा, बढ़िया सा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके अच्छे लैपटॉप्स, अच्छे मोबाइल दिलवा रखे हैं। आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सुरक्षित स्टडी करो, ठीक है। तो बैक हम आते हैं, तो छोटे बच्चे को, सो ध्यान से, एक छोटे बच्चे को आपने कार प्रोवाइड कर दी अपनी, यानी उसको मान लो रामनगर जाना है, गिरजा देवी घूमने जाना है, आगरा जाना है घूमने, तो उसको टैक्सी चाहिए, और आपने यानी बच्चा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब 18 से जो है लोअर, यानी वो 16 का हो, 15 का हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने आपसे कहा कि मुझे कार चाहिए, रामनगर घूम के आना है। आपने एज ए टैक्सी मतलब ऑपरेटर आपने उसको अपनी कार दे दी, वो कार लेकर के गया, लौट के आया, और पैसे जब आपने मांगे तो भाग लिया। क्या कानून आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? नो सर। क्यों, कौन से बेसिस पे? सर वो माइनर था, उससे माइनर, लीगली आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि बिजनेस डील के लिए उसका पार्टी का यानी कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, कॉम्पिटेंसी में है कि वो मैच्योर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, सबको याद है। अब मान लो फिर भी, क्या उस टैक्सी ऑपरेटर को या टैक्सी ड्राइवर को कोई पनिशमेंट मिलेगा? सर मिलना नहीं तो सर, चाहिए उसको वैसे। लॉस। हाँ बताओ भाई प्रियांशु, तुम कह रहे थे मिलना चाहिए, क्या बोल रहे थे? सर उसने लॉ ब्रेक करा है तो मिलना तो चाहिए कि उसने 18 साल से कम वाले को दी क्यों टैक्सी। चलो भाई देखो, अब यहाँ इसको समझने के लिए अब ध्यान दो कि जो लॉ है, अब इस थोड़ा सा बैक जाओ, सारे बच्चे थोड़ा सा एक बार फिर बैक जाते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ना जो शुरू किया था तो मैंने बताया था कि व्हाट इज लॉ। तो लॉ का मतलब मैंने बताया था कि ये रूल एंड रेगुलेशन है जो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। फिर मैंने इसका क्लासिफिकेशन बोला था कि दो टाइप के होते हैं, आपका सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, या एडजेक्टिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये क्लासिफिकेशन बताया था। एक और क्लासिफिकेशन समझ लो बच्चों कि ये जो लॉ है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं ना, एक हमने बेसिस रखा है इन्फोर्सेबिलिटी, दूसरा बेसिस हमने रखा है उसकी जो है फॉर्मेशन। तो ऐसे ही हमने लॉ को एक बेसिस पे तो डिवाइड किया जो मैंने तुम्हें बता दिया कि जहां पर केवल प्रोविजंस हो, दैट इज नोन एज सब्सटेंटिव लॉ, और जहां पे प्रोसीजर हो उसे एडजेक्टिव या प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं। अब एक और क्लासिफिकेशन है, वो ये है कि देखो, ऐसा लॉ जो चोरी, डकैती, मर्डर के बारे में हो, ठीक है, ऐसा लॉ जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हो, यानी घर पे मार पिटाई के बारे में हो, ऐसा लॉ जो एसिड अटैक, रेप जैसे उसके लिए हो, तो ये सारे कैसे कैटेगरी लग रही है? एक जैसी कैटेगरी लग रही है, ठीक है ना। ये
वायलेंस से जुड़ी हुई है, ऐसे सारे लॉ को हम रख देते हैं क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी में, ठीक है, यानी दैट इज अ ब्रांच। तो उस क्रिमिनल लॉ में फिर कई सारे लॉज निकल आएंगे। सेकंड ब्रांच होती है जिसमें प्रॉपर्टी के झगड़े, बिजनेस के झगड़े, ठीक है, तो ये सारे सिविल लॉ कहलाते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी हो जाती है, अगर हम इसको, और ये हम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे लॉ जो केवल और केवल फीमेल के लिए बनाए गए, फीमेल की प्रोटेक्शन के लिए, आप उसको मतलब फेमिनिस्ट लॉ बोल सकते हो, ठीक है। बच्चों के लिए जितने लॉज बनाए उनको इसी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। और एक कैटेगराइजेशन हमारे पास है कि हम बिजनेस से रिलेटेड लॉ पढ़ रहे हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ। तो ध्यान रखना प्रियांशु कि क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट होता है, बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स में कोई पनिशमेंट नहीं होता। आपकी बिजनेस डील एक्सेप्टेड है या नहीं है, दैट इज ओनली द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आपकी बिजनेस डील को कानून ने अप्रूव मान लिया तो आपको राइट्स भी मिलेंगे, ड्यूटीज भी मिलेंगे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आपने ऐसी चीजों को फॉलो किया है जिसके बेसिस पे कोर्ट को लगा ही नहीं कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गलत है, तो कानून आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगा, लेकिन आपके उस कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ये है सबसे बड़ी बात। इसका मतलब, मैं एक केस याद रखो सब लोग, चाहे नोट कर सकते हो। एक केस है मोहरी, मोहिरी, MOHIRI, मोहिरी, ठीक है, मोहिरी बीबी, BIWI, बीबी, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, धर्मोदास घोष, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये केस है। इस केस की दो पार्टी हैं, मोहिरी बीवी और दूसरी पार्टी है धर्मोदास घोष। इस मैटर में एक बच्चे की प्रॉपर्टी को जो है एक मनी लेंडर ने एज अ सिक्योरिटी एक्सेप्ट करके और लोन दे दिया उसको। यानी प्रॉपर्टी किसकी है? एक बच्चे की है, और वो प्रॉपर्टी को किसने ले लिया? एक मनी लेंडर ने। क्यों ले लिया? एक लोन उसने प्रोवाइड किया बच्चे को, तो उसने उस जो प्रॉपर्टी है उसे एज अ सिक्योरिटी लिया था। ये बात जब ओपन हुई, मैटर कोर्ट में गया, और कोर्ट में ये क्वेश्चन था कि उसका कहना था कि मैं पैसे मतलब मुझे वापस कर दे, ये मैं इसकी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो? यानी जो बच्चे की तरफ से कोर्ट में केस पहुंचा, क्योंकि बच्चे के गार्जियंस का कहना था कि ये मेरा जो मतलब जो है जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो माइनर है, इसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है, इसने नासमझी में अपनी प्रॉपर्टी देके लोन ले लिया है, आप हमारी जमीन वापस करो और ये डील खत्म करो। पैसे भी हो सकता है वापस देने की बात कही हो या ना कही हो, इतनी डिटेल में जाने का कोई इशू नहीं है। तो मुद्दे की बात थी कि सोचो, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें, बच्चे के साथ डील को एक्सेप्ट कर लें, तो कल को क्या होगा? हर बच्चे को जो उसके दादा परदादा कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, बच्चे के जन्म लेते ही उसका अंगूठे का साइन ले करके और डील फाइनल कर ली जाएगी, क्योंकि उस बच्चे को क्या सेंस। और बाकी मैंने तुम्हारे को अपना एग्जांपल दिया था कि बचपन में मम्मी पापा कैसे बड़े बड़े नोट तुम्हारे हाथ से छीने, तो इसलिए उसको क्या करा, कानून बनाने वालों ने इलीगल डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि पनिशमेंट कोई ऐड नहीं किया। उन्होंने कहा भाई ऐसी डील्स की वैल्यू नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी जिसकी थी वो उसके पास रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे की प्रॉपर्टी बच्चे के पास वापस चली गई, कोई बिजनेस डील का स्टेटस ही नहीं है, यानी कोई वहां पे लोन का कोई स्टेटस नहीं है, प्रॉपर्टी जिसकी थी वो उसको रेस्टोर हो जाएगी, वापस हो जाएगी। बट यहाँ पे एक गड़बड़ क्या हुई थी कि उस बच्चे ने पैसे यूज कर लिए थे, तो कोर्ट में उसने रिक्वेस्ट की कि ठीक है मैं इस बच्चे की प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा, मेरा पैसा दिलवा दिया जाए। तो कोर्ट ने मना कर दिया। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्यों मना किया होगा, और जवाब दो। क्योंकि उसकी गलती थी, उसने एक माइनर को लोन दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट है, एक बात बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ, कोई और?
सो माइनर की लायबिलिटी नहीं होती कुछ भी पे करने की। ठीक है, ये लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन ये तो बात की बात है। मतलब यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है कि माइनर को पैसे देने के लिए फोर्स नहीं किया, तो एक फैक्टर तो बच्चे ने जो बताया बिल्कुल ठीक है कि गलती किसकी थी, मनी लेंडर की। उसे पता होना चाहिए था कि माइनर के साथ डील करना वॉइड होगा, और फिर भी उसने की, तो गलती आपकी है, तो आप झेलो। और अगर मैं जवाब दे देता हूँ, अगर कोर्ट उस बच्चे से कहती कि नहीं अब आप इसके पैसे वापस करो, तो इसका क्या सेंस जाता? इसका सेंस ऐसे जाता जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट बाद वैलिड में था। void हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, वॉइड छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, और जब कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मान रहे, तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, एक तरीके से नहीं मानने का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और उसमें जिसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको वापस की जा रही है। तो कानून ने कहा कि जब जिस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस ही नहीं, तो उसमें रेस्टोरेशन की बात भी नहीं। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट करते समय देखना चाहिए था कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने लायक है या नहीं है। तो अब प्रांशु याद रखना कि जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, इसमें अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो है परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो भी गई, तो पनिशमेंट नहीं है कोई भी। सबसे बड़ा पनिशमेंट यही है कि आपके उस डील का कोई स्टेटस ही नहीं है, कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उस मनी लेंडर को झेलनी पड़ गई, कि उसे प्रॉपर्टी भी वापस करनी पड़ गई, बट उसे पैसा भी नहीं मिला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एग्रीमेंट था। ठीक वैसे ही जैसे तुमने एक बदमाश को बुलाया और उससे कहा कि भाई हमारा ये इलीगल काम कर दो, तो कानून आपकी हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हेल्प क्यों करेगा? हेल्प तो तब करेगा जब आपने लीगल लीगल डील करी होती। तो जब डील लीगल ही नहीं है, तो फिर हेल्प नहीं होगी। सेम वॉइड के मैटर में भी है कि आपने गलत किया, आपको हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है क्लियर है। अब सिचुएशन 2, आपने पहले सिचुएशन में एक बच्चे को अपनी कार दी है उसको पिकनिक के लिए। सिचुएशन नंबर 2, मुझे चाहिए कार तुम्हारी। पूछो क्यों? तो पिकनिक के लिए। मुझे एक किडनैपिंग करनी है, और किडनैपिंग करके फिर उसका मैं मर्डर कर दूंगा, और बात की बात है। फिलहाल किडनैपिंग करनी है, एब्डक्शन या किडनैपिंग जो भी तुम समझो, मतलब अपहरण करना है मुझे। या मुझे दूसरी सिचुएशन अगर मैं कहूँ तो मुझे तुम्हारी कार चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे मुरादाबाद से कुछ लोगों को दिल्ली भेजना है। मेरे पास जो है वो कोरोना से निकलने वाले पास है, मैं उस पास से 2-4 लोगों को ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ। कार दोगे? सोचो तुम सारे बच्चे, कोई टैक्सी या गाड़ी वाले बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हो। नहीं सर। बच्चे को दे दी थी, क्या सोच यस के दी सर। थी? क्या सोच के दी थी? कि सर कि उसका कोई भाई मोटिव बच्चा सही है, है। हाँ मोटिव सही है, और भी ठीक है, दे देगा पैसे। भाई मंदिर जा रहा है, श्रद्धालु है, भक्ति भाव वाला है, तो ऐसी गलती नहीं करेगा, ये सोच के आपने दे दी थी। क्योंकि कोई इलीगल काम नहीं है, मंदिर दर्शन करना कोई इलीगल नहीं है, इसलिए आपने टैक्सी दे दी। लेकिन टैक्सी आपने एक ऐसे पर्सन को दी जो कॉम्पिटेंट नहीं था, इसलिए कानून ने आपकी हेल्प नहीं की पैसा दिलवाने में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। बट यहाँ पर दूसरी केस जो मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पर जैसे ही मैंने बोला कि मुझे किडनैपिंग करना है, या मुझे डेड बॉडीज, या मुझे लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है इलीगल तरीके से, उसी मोमेंट आपको मेरे को कार नहीं देनी है। क्योंकि अगर आप कार दे रहे हो तो मैं एक क्राइम करने जा रहा हूँ, और मेरे को उस क्राइम में सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। बात समझ रहे हो? तो ये कॉन्ट्रैक्ट में गलत बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर भी, कि आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो कि मैं अपना जो इंटेंडेड क्राइम है उसको कंटिन्यू कर, उसको कमिट कर सकूं। तो यहाँ पर मेरा और तुम्हारा जो गाड़ी देने का एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट कैसा है? इलीगल है। वॉइड भी है, देखो। हाँ सर क्योंकि void है। ना मैं तुमसे कुछ क्लेम कर सकता, ना तुम मुझसे क्लेम कर सकते, वॉइड तो है ही। लेकिन अब खुलेगी, बोले कि अच्छा किडनैपिंग हुई है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कौन सी गाड़ी से हुआ, गाड़ी ढूंढी गई, नंबर प्लेट से पूरी डिटेल निकल आई। बोले अच्छा प्रियांशु तुम भी इसमें शामिल हो,
तो पता चला बोले चलो ससुराल चलो अपने सर के साथ, वहीं पे बैठ करके एंजॉय करना। बात समझ रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। कि एक चीज क्या ऐड हो गई, वॉइड के साथ एक चीज ऐड हो गई जिसको हमने कहा पनिशमेंट। और जैसे ही पनिशमेंट हो गया तो हमने उसका नेम चेंज करके रख दिया इलीगल। ठीक है। और यहाँ पर भी तुम्हें याद रखनी है, जैसे वॉइड में मैंने बोला था कि वॉइड को हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं और वॉइड को कॉन्ट्रैक्ट भी कैटेगरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में नोटिंग भी करा दी थी। ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और इलीगल एग्रीमेंट भी होते हैं। आज मैं तुमसे कहूँ कि मुझे थोड़ी सी चरस गांजा अफीम प्रोवाइड कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तो ये क्या है हमारा एग्रीमेंट। हाँ एग्रीमेंट है, और साथ ही साथ ये एग्रीमेंट इलीगल है। क्यों? क्योंकि ये प्रोहिबिटेड ड्रग्स है, और प्रोहिबिटेड ड्रग्स की हम लोग सेल परचेज कर रहे हैं, तो हमें पकड़ने पर पनिशमेंट भी मिलेगा। तो ये इलीगल एग्रीमेंट है। और कब से इलीगल एग्रीमेंट है? लॉ से ही है, हमेशा से ही, यानी फ्रॉम दी स्टार्टिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फ्रॉम दी स्टार्टिंग। ठीक है। तो इसलिए हमने इसे एग्रीमेंट बोला, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। सिचुएशन नंबर 2, 8 नवंबर 2016 सबको याद है क्या हुआ था? यस सर। मोदी जी आए थे। डिमोनेटाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिमोनेटाइजेशन से पहले वो जो 1000 रुपए का नोट था, वो 500 रुपए का नोट था, उस नोट को लेके जो डीलिंग होती थी, वो डीलिंग कैसी थी? लीगल थी, क्योंकि वो लीगलाइज्ड करेंसी थी। ठीक है। लेकिन जो मोदी जी ने डिक्लेयर किया और उन्होंने एक डेट दे दी 31 दिसंबर 2016, यानी लास्ट डे था उस करेंसी को चलने का। ठीक है। आगे मत जाओ, 31 दिसंबर को ही रख लो। तो 1 तारीख से यानी 1 जनवरी 2017 से अब अगर उस करेंसी को लेकर के कोई डील करेगा तो क्या प्रोविजन है? पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट भी मिलेगी, और वो डीलिंग भी इनवैलिड हो जाएगी। तो वो इनवैलिड सॉरी यानी वॉइड हो जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है, यानी कि 2016 से पहले उस करेंसी की सारी डीलिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ करती थी, बट 2017 आते ही वो करेंसी को लेकर के डीलिंग, सारे बिजनेस डील्स इलीगल कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए। और अब वो डील तो वॉइड हुई, साथ ही साथ पनिशमेंट आप उस करेंसी को लेकर के कर रहे थे ना, तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि वॉइड वाले एग्रीमेंट्स में अगर आप पनिशमेंट अगर ऐड कर देते हो तो ये इलीगल बन जाता है, और अगर ये फ्रॉम दी स्टार्टिंग अगर इलीगलिटी है तो इट इज इलीगल एग्रीमेंट, और अगर सब्सिक्वेंट अगर ये चेंज होता है तो इट इज कॉल्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। और फिर ये लाइन याद रखना, जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, सेम ऐसे ही इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, बट जस्ट टू आइडेंटिफाई हमने ये नेम यूज किया है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं तुम्हारे को देता हूँ। मैंने तुम्हारे को अभी कल ही या परसों एग्जांपल दिया था कि सीए पढ़ना क्राइम हो जाए तो, याद है कि सीए पढ़ना क्राइम हो जाए तो। अब देखो क्राइम वर्ड यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैंने बोला था कि 20 अप्रैल को ही ये क्लियर हो गया था सीए पढ़ना क्राइम है। तो हमारी डील कैसी है? वॉइड भी है और इलीगल भी है, क्योंकि अब हम इलीगल तरीके से घर पे छुप करके पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी डील टोटली इलीगल है, क्योंकि क्राइम वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी हम पकड़े जाएंगे तो हमारे को पुलिस बढ़िया से जो है वेलकम करेगी। और दूसरी सिचुएशन क्या बोली थी मैंने कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं और अगर मान लो 5 मई से डिक्लेयर हो जाए कि सीए पढ़ना क्राइम होगा, तो आज हमारी ये जो डील है ये वैलिड डील है, लेकिन 5 मई के बाद ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में, इलीगल डील में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सीए पढ़ना क्राइम वाली बात आ जाएगी। तो और क्राइम का मतलब पनिशमेंट होता है। हो जाएगा बच्चों? अब इसी में फटाफट अगर हम ध्यान दें तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर भी वही आ जाएंगे। देखो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, पेज इस पे देखो, और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जांपल दे रखा है, उसको भी चेक कर लो। देखो
कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब एक क्राइम के लिए ही बोला जाता है कि ये इलीगल इन नेचर है, और इसलिए सिमिलरली इफ आर एग्रीज विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट। देखो यहाँ पर भी इन्होंने ब्राउन शुगर का ही एग्जांपल दिया है। मैंने तुमसे हेरोइन मांगी, चरस मांगी, इन्होंने भी वही एग्जांपल दिया, ठीक है। और इसको उन्होंने समझाने के लिए एक दिया कि सेक्शन 2G में एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, ठीक है ना। एन एग्रीमेंट व्हिच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ दैट इज वॉइड। और साथ में इन्होंने देखा वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच द एग्रीमेंट मे बी कंसीडर्ड वॉइड, और बहुत सारे रीजंस बता रखे हैं। जैसे मैंने एक माइनॉरिटी का रीजन बता दिया तुम्हारे को कि माइनॉरिटी में एग्रीमेंट वॉइड होता है। दूसरा रीजन मैंने तुम्हें इम्पॉसिबिलिटी बता दिया, जो अभी मैंने एक केस का जिक्र करके बताया, तो वो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, हम अभी पूरा चैप्टर आएगा ही। तो देयर आर मेनी रीजंस जो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाते हैं, और उसी में एक फैक्टर वो है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मैंने भी प्रियांशु का एग्जांपल देकर के बोला कि हमने कार उधारी ली लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट था क्राइम करना, तो ये इलीगल में है। और जैसे ही इलीगल आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो होगा ही, लेकिन साथ ही पनिशमेंट भी होगा। पनिशमेंट के लिए देखो यहाँ पर आया है पेनल्टी एंड पनिशमेंट। मुझे लगता है दोबारा भी कंटिन्यू करेंगे, अभी ये टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले से रोक देता हूँ क्योंकि बात बीच में अटक जाएगी। डन, ठीक है बच्चों। तो कहाँ पे थे, हाँ, तो ये जो इन्होंने जो क्या लिखा है ना कि ऑल्सो बिकम नॉट इनफोर्सेबल, इसका मतलब मेन एग्रीमेंट अगर इलीगल है तो उसका सपोर्टिंग जो उसके पे डिपेंड एग्रीमेंट है दैट इज ऑल्सो नॉट इनफोर्सेबल। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इनफोर्सेबल नहीं होगा तो क्या होगा, वॉइड होगा या इलीगल होगा। तो मैं इसका आंसर तुम्हारे को दे देता हूँ। इन्होंने नॉट इनफोर्सेबल लिखा है, तो नॉट इनफोर्सेबल से तुरंत कनेक्ट करो कि अभी हमने पढ़ा कि ये वॉइड की डेफिनेशन में आ जाता है कि वॉइड एग्रीमेंट्स मींस दोज एग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एक मोटी सी बात आपको दिमाग में फीड कर लेनी है कि मेन एग्रीमेंट इलीगल तो उस पर डिपेंड एग्रीमेंट वो वॉइड होगा, ठीक है। ये याद रखना, उसमें आ जाता है अगली लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये मिस कर देखो। In contrast, in the case of voidable contract, the collateral transaction can be enforced despite the facts that the main contract may have become voidable. ये इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, थोड़ा ध्यान समझ लो इसको कि जबकि अगर हम void की बात करें, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इस पैराग्राफ आगे की लाइन को पहले समझा दे रहा हूँ कि दो एग्रीमेंट मैंने बताया जहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाई पड़ रही है, एक इलीगल एग्रीमेंट और दूसरा वॉइड एग्रीमेंट। दोनों में सिमिलैरिटी लग रही है, बट डिफरेंस क्या था, पेनल्टी का डिफरेंस था जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो एक डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कोलेटरल ट्रांजेक्शंस का। तो अभी जैसे मैंने बोला कि इलीगल एग्रीमेंट का कोलेटरल नॉट इनफोर्सेबल है तो दैट इज सिंपली वॉइड, ठीक है। लेकिन अगर मेन एग्रीमेंट वॉइड है तो इलीगल, उसका मेन एग्रीमेंट वॉइड है तो उसका कोलेटरल जो है दैट मे बी वैलिड, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर देखो, शायद ये रहा, देखो वहां पर नहीं क्लियर करा, यहाँ पे क्या हुआ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट असाइन एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वॉइड एग्रीमेंट्स में ऑल्सो बी वॉइड, इट मे बी वैलिड ऑल्सो। जो मैंने अभी बोला मे शब्द, इन्होंने दोनों ऑप्शन रखे हैं। अब पहली बात याद रखो, इलीगल एग्रीमेंट मेन कोलेटरल, चाहे तो इसको नोट कर लो, चाहे तो इसको नोट कर लो, गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ये मिस कर देते हैं अक्सर बच्चे। मैं बोल रहा हूं, इसको चेक कर लो। इलीगल एग्रीमेंट मेन, देन यानी कि आप हेडिंग बना लो मेन एग्रीमेंट और कोलेटरल एग्रीमेंट, ठीक है। मेन एग्रीमेंट के नीचे लिखो इलीगल एग्रीमेंट, तो उस और जो है इलीगल एग्रीमेंट तो उसके कोलेटरल वाले एग्रीमेंट के नीचे लिखो वॉइड। यानी अगर मेन एग्रीमेंट इलीगल है तो उसका कोलेटरल क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा।
यस सर क्लियर है। ठीक है, तो मैं इसलिए मेन एग्रीमेंट इलीगल तो कोलेटरल वॉइड, मेन एग्रीमेंट वॉइड यानी अब नीचे के दूसरे मेन एग्रीमेंट वॉइड तो कोलेटरल वैलिड। तो ये दोनों याद रखना है कि ये, लेकिन ये जनरल केस है, जनरल केस है। जनरल केस में मेन एग्रीमेंट इलीगल तो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं तुम्हारे एग्जांपल से समझाऊं, अभी मैंने बताया कि मुझे किडनैपिंग करने का एक असाइनमेंट मिला था और किडनैपिंग करने के लिए मैंने प्रियांशु की कार चाहिए थी, प्रियांशु से मैंने कार ले ली। तो अब प्रियांशु को पता है, ध्यान देना, प्रियांशु को पता है कि मैंने ये कार किस लिए ली है। तो जैसे ही आपको पता है तो आपको मुझे कार देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी? स्टिल आपने दी, वो भी नोइंगली दी है। तो यहाँ पर मेरा जो किडनैपिंग का एग्रीमेंट है किसी के साथ, वो एग्रीमेंट इलीगल है। yes, और उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए मैंने आपसे कार मांगी और वो yes, आपकी नॉलेज में है और उसके बाद भी आप दे रहे हो मेरे को कार, तो इसका मतलब यू आर द पार्टनर ऑफ दिस क्राइम, यू आर द पार्टनर ऑफ दिस क्राइम। तो इसलिए मेन एग्रीमेंट इलीगल और यहाँ पे कोलेटरल एग्रीमेंट भी इलीगल हो गया। ठीक है, सिचुएशन 2, मैंने कहा कि भाई प्रियांशु अपनी कार दे दो मुझे। बोले क्या करना है? अरे मेरा पर्सनल वर्क है, मैं आपको लाके वापस कर दूंगा, मुझे एक दिन के लिए जो भी आप चार्ज है वो अपना चार्ज ले लो, गाड़ी दे दो। तो तुम्हारे को मेरे को मतलब इससे पैसा मिलेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे को फैक्ट की नॉलेज नहीं है कि उस कार का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे लेकिन अब फिर रिपीट करता हूं मैं कि मैंने उस कार को किडनैपिंग के पर्पज से ली है, तो दैट इज अ मेन, मतलब मेन थिंग। तो मेन एग्रीमेंट मेरा किडनैपिंग या मर्डर का एग्रीमेंट था, उसमें असिस्टेंस के लिए मैंने तुमसे कार ली, लेकिन तुम इनोसेंट हो। तो कानून कहता है कि इनोसेंट है तो ठीक है, पनिशमेंट कोई नहीं मिलेगा, इन्हें इलीगल मतलब यानी कि पार्टनर की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, बट द एग्रीमेंट शैल रिमेन वॉइड, क्योंकि इनकी गाड़ी का यूज जो है वो क्राइम में हुआ है, तो इसलिए गाड़ी का चार्ज नहीं क्लेम होगा, मतलब क्लेम आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो याद रखना कि जनरली, मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जनरली कोलेटरल एग्रीमेंट्स टू एन इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि इलीगल एग्रीमेंट्स का कोलेटरल वॉइड रहता है जनरली। ठीक है, बट इन एक्सेप्शनल केसेस में इफ द मेन एग्रीमेंट इज इलीगल द कोलेटरल विल आल्सो बी इलीगल। ठीक, ऐसा ही हम वॉइड में कर देते हैं। हमने क्या पढ़ा कि वॉइड एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट कैसा है? वॉइड है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका कोलेटरल कैसा है? मैंने भी नोट कराया, देखो कि वॉइड है तो उसका कोलेटरल वैलिड, इट मे बी वैलिड वर्ड इस्तेमाल हुआ है। यानी यहाँ पर ये भी इस चीज को मानते हैं कि अगर जैसे मान लो मुझे बेट लगानी है, तो बेट लगाना है तो मेरा बेट लगाने का जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, गैम्बलिंग पे मत जाना, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें बेट लगाने को वॉइड की कैटेगरी में रखा है, ना कि इलीगल की कैटेगरी में। तो वॉइड है। अब मुझे पैसे लगाने थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा प्रियांशु जरा 5-7 हजार रुपए दो, जरा मुझे बेट लगानी है। तो अब मैंने बता दिया, फिर भी आप मुझे दे रहे हो, यानी गड़बड़ है। तो यहाँ पे मेन एग्रीमेंट वॉइड है और सपोर्टिंग भी वॉइड हो जाएगा क्योंकि आपको पता है। लेकिन जनरल केस में मैंने कहा भाई जरा 5-7 हजार रुपए दे दो प्रियांशु, तुमने कहा कि किस लिए? मैंने कहा मेरा पर्सनल काम है, मैं लेके चला आया, मैंने बेट लगाई, हार गया। अब आप पैसा क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं सर, क्योंकि नहीं ना, यस 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 कर सकते हो, मैं यही तो बता रहा हूँ। अभी गैम्बलिंग पे मत जाना। ये बेट लगाना जो तुम लॉ पढ़ रहे हो उस लॉ में अभी हम सेक्शन 30 पे अगर आएंगे तो वहां पर दे रखा है कि बेट लगाने वाले एग्रीमेंट्स वेजरिंग कहलाते हैं और ये वैलिड है, सॉरी वॉइड है, मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है। तो मेन एग्रीमेंट वॉइड, कोलेटरल वैलिड हो सकता है। ठीक है, मेन एग्रीमेंट इलीगल, कोलेटरल वॉइड होगा, इलीगल भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी, मैंने इसीलिए बोला था कि पहला जो चैप्टर है थोड़ा सा इसमें एम्फेसिस देना बहुत जरूरी है, तो मैंने बार बार वो कराया। तो मुझे एक बार बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर जैसे लास्ट वाला एग्जांपल था, उसमें अगर मुझे नहीं मालूम किस लिए चाहिए तब तो वो मुझे क्लेम हो सकता है।
अगर मुझे पता है आपको किस लिए चाहिए और तब भी मैंने दिए तो उस हाँ केस तो में तो नहीं मिलेंगे ना फिर। हाँ उसमें नहीं, तभी तो वॉइड हो गया ना। मेन वॉइड, कोलेटरल भी वॉइड, यानी पता हाँ है और नहीं पता है तो मेन वॉइड, कोलेटरल वैलिड। वैलिड। इलीगल में आपको पता है तो मेन भी इलीगल, कोलेटरल भी इलीगल। आपको नहीं पता है तो मेन इलीगल, कोलेटरल वॉइड। वॉइड। यस ठीक है। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे इसके जो है 2-3 पॉइंट्स और है उसको देख लो कि अगर हम बात करें डिफरेंस की तो यहाँ पे अब वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल बता दिया कि सारे वॉइड इलीगल नहीं होते, बट जितने इलीगल है वो वॉइड होते हैं। बार बार आ गया। देखो, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, वॉइड एग्रीमेंट को कानून मना नहीं करता। ट्रम्प के साथ अगर आपको बिजनेस करना है कोई मना नहीं कर रहा, कर लो। किम जोंग के साथ बिजनेस डील करनी है कर लो। बस दिक्कत क्या आएगी, कानून आपकी हेल्प नहीं करेगा कि भाई झेलो। जब ऐसे पागल आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम ही झेलो, हम ना झेल रहे। तो याद रखना कि इट इज नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ। लेकिन दूसरा मैंने एग्जांपल दिया, मर्डर करना, किडनैपिंग करना, चरस बेचना, ये सारी चीजें कैसी हैं? दे ऑल आर फॉरबिडन बाय लॉ। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, पनिशमेंट, ये भी बता दिया कि पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। क्योंकि गिरजा देवी जाने के लिए अपने बच्चे को हेल्प कर दी, गाड़ी दे दी, तो पनिशमेंट कोई नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किडनैपिंग के लिए, मर्डर के लिए गाड़ी दी है तो बोले ठीक है, दोनों साथ साथ जाओगे और जितनी सजा राधेश्याम झा जी को मिलेगी उतनी ही प्रियांशु को बराबर के पार्टनर, यानी डू यू वांट पार्टनर वाले जो गाना है वो आ जाएगा। बोले ठीक है, पार्टनर पार्टनर खेलो जाकर। क्लियर है? ठीक है। किसी को कोई डाउट पूछ ले। ठीक है। अब सी पे जरा ये जो पैराग्राफ के बीच में इन्होंने ये लाइन डाल दी है, मैं इसको भी बता देता हूं कि ये डिफरेंस बता रहे थे इलीगल और वॉइड में, बट इन्होंने यहाँ पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का केस दे दिया कि लिखा है इन कॉन्ट्रास्ट इन द केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही वैलिड होते हैं जब तक कि उनको पार्टी डिसाइड करके यस या नो एक्शन ना ले ले, तो वैलिड ही होते हैं। तो ऐसे के कोलेटरल ट्रांजैक्शन कैन बी इन्फोर्स्ड, वो तो इन्फोर्स होंगे ही, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मेन कॉन्ट्रैक्ट मे हैव बिकम वॉइडेबल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेन एग्रीमेंट वॉइडेबल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर वॉइडेबल जब था तो वैलिड की तरीके से ट्रीट हो रहा था, तो जब वो वैलिड की तरीके से ट्रीट हो रहा था तो सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज चली गई। सर अब भी नहीं आ रही। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, तो कहाँ कौन से पॉइंट पे था, जरा एक बार शेप बता दो प्लीज। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे थे आप, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ, तो ये जो मैं इसका बताया था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो वो तो वैलिड है, तो उनके कोलेटरल पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, पहली बात। और जो मैं तुम्हें मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि तुमसे मैंने मोबाइल ले लिया, तो मेरा और तुम्हारा मोबाइल कैसा एग्रीमेंट था, कैसा कॉन्ट्रैक्ट था? वॉइडेबल, क्योंकि मैंने तुमसे डरा धमका के मोबाइल लिया था, तो मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। लेकिन मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने उस मोबाइल को किसी और को बेच दिया, तो ये बेचने वाला एग्रीमेंट क्या है? ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बल्कि उसे तो पता नहीं है कि मैंने बदमाशी करी है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, वो इंडिपेंडेंट है और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर तुम इमीडिएट डिसीजन ले लेते कि सर, जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल लिया और उसके बाद तुरंत मेरे रेंज से बाहर निकल के फोन करते, बोले ऐसा है, तब तो बहुत ज्यादा दिखा रहे थे ना, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अकेला था इसलिए, लेकिन अब मैं अपने घर आ गया हूँ और मैं आपको पूरी चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरा मोबाइल चुपचाप मेरे घर वापस पहुंचा दो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इस डील को नहीं मानता, आपने गड़बड़ करी है। उसके बाद जब तुमने वॉइडेबल को वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो मेरा अगला ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल कब होगा? जब मैं मतलब जब बायर है उसको पता ना चले तो, सॉरी पता चल जाए तो, सॉरी पता चल जाए तो, यानी उसे पता चल गया
कि मैंने बदमाशी से मोबाइल लिया था और जिस आदमी से मोबाइल लिया था उसने कैंसिल कर दिया है, तो उसे फिर मोबाइल वापस करना पड़ेगा, मुझसे मोबाइल ना खरीदे। लेकिन तुमने मोबाइल कैंसिल करने का डिसीजन लिया, मतलब एग्रीमेंट वॉइडेबल को डिसाइड किया कि कैंसिल करेंगे, और ये बात तुमने मुझे नहीं बताई, और इधर मैंने वो मोबाइल किसी और को बेच दिया, उसको इस बात का पता नहीं है कि मैंने गलत तरीके से मोबाइल लिया है। तो जब उसे पता नहीं तो लॉ उसको प्रोटेक्शन देगा। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कानून उसकी हेल्प करता है जो एक्टिव होता है, जो स्लो हो जाए उसकी कानून हेल्प नहीं करता। यस सर। तो ये टॉपिक को ध्यान से ध्यान रखेंगे बच्चे सारे। मैंने आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, मैं वॉइडेबल और आपका इलीगल में ही रहा। एक छोटा सा आज का हम और कर लेते हैं ये इस पॉइंट को, तो हमारा एक जो कैटेगराइजेशन है वो पूरा हो जाता है, और इसका नाम जो है ये है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो इसमें वर्ड क्या यूज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं फिर से एक बार यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, टेबल पे आ जाते हैं जरा। देखो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका मतलब इन्फोर्सेबिलिटी थी और है, ठीक। यस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स यानी इन्फोर्सेबिलिटी पहले कभी थी बट आज नहीं है। वॉइडेबल इन्फोर्सेबिलिटी है बट पर किसी इन्फोर्सेबिलिटी कंडीशन हाँ कंडीशनल है, पार्टी ने जो एग्री पार्टी ने डिसीजन लेना है उसके अकॉर्डिंग। इलीगल इन्फोर्सेबिलिटी तो है ही नहीं, डंडा और पड़ेगा, ठीक। और लास्ट ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इलीगल नहीं है, क्योंकि इलीगल होता तो यहाँ पे एग्रीमेंट वर्ड आ जाता, यस सर। ठीक है। वॉइड होता तो भी एग्रीमेंट आ जाता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सब कुछ ओके है, बट कुछ गड़बड़ ऐसी हो गई कि अब ये अनइनफोर्सेबल हो गया। अब अनइनफोर्सेबल का मतलब यानी कानून अब आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, लेकिन कानून आपके उस डील को कॉन्ट्रैक्ट भी मान रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं बता दे रहा हूँ, टेंशन ना लो, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आज किसी को कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए? आज पहली बार छींक आई, मतलब पहली बार छींक आई, बुखार हुआ, तो क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म करना चाहिए। तुरंत आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करे, ठीक है, जो नियरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, अथॉरिटी है, उसको इन्फॉर्म करे और तुरंत ट्रीटमेंट कराए। लेकिन अगर वो मौलाना साद की तरह जा करके छुप जाए और अपना ट्रीटमेंट न कराए और फिर 1 महीने बाद आए बुरी हालत में, बोले अब अरे मैं मतलब जो है कुछ नहीं कर पाया, बहुत कोशिश करी लेकिन मेरी मदद करो, जैसे अभी थोड़ी देर तुम्हारी क्लास शुरू होने से पहले मैं अभी टीवी 9 चैनल देख रहा था, तो टीवी 9 पे पाकिस्तान का दिखा रहे थे, तो मतलब जैसे कुछ जो क्या ना जो जिनको सेंस नहीं है, वो उनका ये मानना था कि हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे को कोरोना नहीं होगा। लेकिन लोगों ने समझा है कि भाई नमाज पढ़ने से नहीं, हिंदू मुस्लिम देख करके कोरोना नहीं होता, ये आपको एक ये मेडिकल प्रॉब्लम है, आप इसका ट्रीटमेंट कराओ। तो वो पाकिस्तान वाले नहीं माने और आज वो सारे जो बेड दिखाया, मतलब एक जिन्ना हॉस्पिटल है, वहाँ के बेड पे कुछ लोग लेटे हुए थे और वो सब चिल्ला रहे थे हमें बचा लो, हमें वो कर दो, हमारे को हेल्प करो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? कोई हेल्प कर सकता है? शायद अगर स्टार्टिंग में ही अगर मतलब वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास चले जाते तो डॉक्टर कोई ना कोई मेडिसिन देता तो शायद सिचुएशन कंट्रोल हो जाती। बट आज इतने दिनों बाद अगर कोई पर्सन, तो जैसे मौलाना जी हमारे उसी दिन अगर सामने आके कहते चलो मुझसे गलती हो गई, ये मेरा ट्रीटमेंट करा दो, तो डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करता और हो सकता है कि आज वो ठीक ठाक बैठ के अपने घर में होते, और खैर घर में ना होते, यूपी होता तो जेल में होते। करीना जो कहता है उसका कपूर की तरह, सिंगर की तरह कि उसे नोटिस भेज दिया। तो खैर मैं बैक वापस जो मैं वापस उस पा रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर के पास अगर आपको कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है,
टाइम से चले जाओगे तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डिले करके जाओगे तो गैंग्रीन बन जाएगा और डॉक्टर फिर क्या कहता है अक्सर कि आपने बहुत देर कर दी, इतने दिनों से आप आए नहीं, अब ऊपर वाला जाने, अब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अब आपको दुआ बचा सकती है, दवा नहीं बचा सकती। तो बात समझ रहे हैं ना, यानी जैसे डॉक्टर के पास भी ट्रीटमेंट करने का एक लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम के बाद डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हमारी सोसाइटी भी एक बॉडी है और उस बॉडी को प्रॉब्लम अगर होती है क्राइम या इस तरीके से गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो ऐसे में तरीका ये होता है कि आप ट्रीटमेंट करा लो और ट्रीटमेंट करा करके टाइम से बच जाओ। यानी ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे कोर्ट जा करके आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करा लो। लेकिन अगर आप लेट जाते हो तो जैसे डॉक्टर मना कर देता है वैसे ही कानून भी आपको मना कर देता है कि जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ क्योंकि फिर 10 मिनट पता ही नहीं चलता तुम लोगों से बात करते करते कि कब 2 एपिसोड निकल जाते हैं 40-40 मिनट के। तो एक छोटा सा बोल जल्दी से क्योंकि 9 मिनट है। अगर तुमने अपने किसी फ्रेंड को कुछ उधार दे दिया, क्रेडिट दे दिया, तो कब वापस मांगोगे? तो उससे पूछ लेंगे कब तक वापस कर देगा। बिल्कुल ठीक, यानी हम उससे पूछ लेंगे कि भाई तुम कब तक वापस करोगे, तो वो वापस करने की डेट बता देगा, डेट या एक अप्रॉक्स टाइम बता देगा। अगर जो उसने डेट बोली उस डेट को अगर वो पैसा नहीं आएगा तो क्या करोगे? तो एक बार वार्न पूछेंगे उससे, एक बार पूछोगे या वार्न करोगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन कानून क्या कहता है? फ्रेंडली मत हो, थोड़ा सा फ्रेंडली ना हो करके रूल की बात करें तो कानून क्या कहता है कि उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। जब प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, ड्यू डेट पर उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो अब आप कोर्ट चले जाओ और कोर्ट जा करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा लो, कोर्ट आपका पैसा दिलवा देगी। लेकिन जैसे अभी एक बच्चे ने बताया कि हम उसको वार्निंग भी दे सकते हैं, तो आप वार्निंग भी दे सकते हो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आपने 10 तारीख कोई डेट दे रखी थी, इस मंथ की 10 तारीख तक आप पे करोगे, नहीं तो फिर मैं कोर्ट कर, और अगले दिन आप 11 तारीख को कोर्ट चले जाओगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 2-4 दिन 10 दिन वेट कर लो, लेकिन कितना वेट करो, सोचो कितना वेट करो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने। तो उसके बाद भी अगर पैसे ना दे तो कानून कहता है कि आप केस करके और रिकवर कर लो पैसा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये दिक्कत कब तक नहीं होगी, तो ऐसा करने के लिए लॉ मेकर्स ने एक अलग कानून बनाया। जैसे तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो वैसे ही एक और कानून है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट बनाया और उसमें उन्होंने पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि किस टाइप का डिस्प्यूट होगा और उसके लिए कितनी वेटिंग की जा सकती है। तो हम उस एक्ट की डिटेल में नहीं जा रहे, हम बस मोटी सी बात पढ़ रहे हैं। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, हम तो कॉन्ट्रैक्ट का बता दो। तो लिमिटेशन एक्ट में रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स में 3 साल तक आप वेटिंग कर सकते हो। यानी जैसे आज 10 तारीख को 10 मई को पैसे देने हैं, 10 मई 2020 को, अगर उसने 10 मई को पैसे नहीं दिए तब 11 को कोर्ट चले जाओ, 12 को कोर्ट चले जाओ, और जरूरी नहीं इसी साल कोर्ट जाओ, आपके पास 2021 भी है, 2022 भी है, और 9 मई 2023 तक आपके पास 3 साल का टाइम है। 3 साल में कभी तो कोर्ट चले जाओ और कोर्ट जा करके अपना ट्रीटमेंट करा लो, यानी अपना रिकवर करा लो। लेकिन अगर आप 3 साल कुछ नहीं करते हो और आज 5-7 साल बाद अगर आप क्लेम करने का प्लान करोगे, तो जैसे डॉक्टर ने मना कर दिया वैसे ही कानून आपको मना कर देगा। बोले ठीक है, आपका क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्ट था, बात समझ रहे हो, आपका क्रेडिट जो डेबिट क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्ट था, और उसमें जब प्रॉब्लम आई तो आपको हमने 3 साल तक का टाइम दिया था कि जिस दिन प्रॉब्लम आई उस दिन से 3 साल के अंदर आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट पर एक्शन ले लो, बट अब आपने नहीं लिया, तो अब हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। यानी हम अब इसको इन्फोर्सबल नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट तो है बट नाउ इट हैज बिकम अनइन्फोर्सेबल ड्यू टू
द एक्सपायरेशन बहुत ऑफ होता है। हाँ लिमिटेशन, एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेशन। ऐसे ही हमने मकान किराए पर दे दिया किसी को, कितने दिन के लिए किराए पर दे दें बिना कागज के? 11 महीने तक बिना कागज के आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने 5 साल के लिए मकान किराए पर दे दिया और अब हम रेंट बढ़ाना चाह रहे हैं या हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहा टीनेंट। अब हम कोर्ट जाना चाह रहे हैं, कोर्ट कहेगी कि भाई आपने टीनेंसी जब बनाई थी तो आपने उसका रिटन वर्क कराया? बोले नहीं, बोले तो जाओ हम कुछ हेल्प नहीं करेंगे। माना आपका कॉन्ट्रैक्ट है, टेनेंसी एक का कॉन्ट्रैक्ट है किराएदारी पे, बट हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको इन्फोर्सेबल बनाने के लिए जो एक फॉर्मेलिटी थी वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की। तो मुझे लगता है बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी लीगल फॉर्मेलिटी के टाइमली पूरा न कर पाने पर जो लॉ की जो सपोर्ट है वो विड्रॉ हो जाती है। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं फटाफट मैं एक बार फिर से बता दूं, आज यहीं तक पढ़ना है कि हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जिसमें सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कि ये दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एग्रीमेंट की तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से। फ्रॉम द बिगिनिंग अगर गलती है और ऐसी गलती है जो रिपेयर नहीं हो सकती तो हम उसे वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे, और ऐसी गड़बड़ है जो मतलब पहले नहीं थी बाद में जनरेट हुई तो हम उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर गड़बड़ ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट को तो माना नहीं जाएगा, साथ में पनिशमेंट भी ऐड हो जाएगा, तो हम उसे इलीगल की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। और अगर प्रॉब्लम ऐसी थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जो रिपेयर हो सकती थी, जैसे फ्री कंसेंट का टाइम या डिले परफॉर्मेंस, जो मैंने शुगर वाला एग्जांपल दिया, तो ऐसे में आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट मानो, चाहो तो मत मानो, आप डिसाइड करो। बीइंग एग्रीड पार्टी। एंड लास्ट वन इज अनएनफोर्सेबल। यहाँ पर कोई ना कोई टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से कानून आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो वो टेक्निकल रीजन जैसे रिटन वर्क नहीं कराया या आप टाइम से कोर्ट नहीं पहुंचे, तो ऐसे में आपका कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है बट कानून आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा क्योंकि टाइम एक्सपायर हो गया या आपने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की थी, तो इसलिए हम इसे अनएनफोर्सेबल बोलते हैं। तो आज इतना पढ़ो, मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो कल हम इसको एक बार फिर लेकिन पढ़ लेना, बिल्कुल क्लियरली पढ़ना, ठीक है ना? ओके और सर। फिर हाँ, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। ओके सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।